Hi friends, this video contains 35 multiple choice questions on language across the curriculum. I hope you will like the questions और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following is not a type of non-linguistic communication? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, लाफिंग, स्माइलिंग, लैंग्वेज एंड क्राइंग। जो ऑप्शन ए, बी और डी है, लाफिंग, स्माइलिंग, क्राइंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। जो नहीं है नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन वो है लैंग्वेज। तो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, The scientific study of language is called linguistic. Option D is correct. This English word language, it is derived from the Latin word lingua, जो ऑप्शन 1 पे लिखा हुआ है। ये एक लेटिन वर्ड है और इसी से जो इंग्लिश का वर्ड लैंग्वेज है ये ड्राइव किया हुआ है। और जो ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है लैंग्वी, ये एक फ्रेंच का वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है जिसका कि मीनिंग होता है टंग। और जो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है पारोल, इसका मीनिंग होता है स्पीच, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना। पर जो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है उसको हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। तो हमारा आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी बिकॉज जो लैंग्वेज के वर्ड हैं और उनके मीनिंग है उन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम उसको लैंग्वेज को आर्बिट्ररी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो है बी, बिकॉज देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आर्बिट्ररी का मतलब होता है बाय चॉइस, चाहे वो रैंडम चॉइस होगी चाहे पर्सनल चॉइस होगी, ठीक है। और जो बाकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, सी और डी, ये लैंग्वेज के लिए ट्रू है, बट लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, इसका रीज़न बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड curriculum has been derived from the Latin word, it is derived from the Latin word, ऑप्शन डी हमारा ठीक है। और जो रेस है, द कोर्स ऑफ रेस एंड टू रन, ये मीनिंग्स हैं करिकुलम के, या क्यूरे के मीनिंग हो सकते हैं ये, ठीक है। पर जो इसका इस स्टेटमेंट का सही आंसर है वो है डी। Question number 5, which curriculum revolves around the interest, needs, abilities and in accordance with individual difference which exist among children? So it is very clear from the statement itself, इसका आंसर होगा learner centered curriculum, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कौन सा करिकुलम है जो बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी ज़रूरत, उनकी एबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है, और वो है लर्नर सेंटर करिकुलम। स्टेटमेंट से ही क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्कूल करिकुलम इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, जो स्कूल करिकुलम है उसको हम बेस्ट कैसे डिफाइंड करेंगे? ऑप्शन ए है ऑल मटेरियल यूज फॉर पीपल एक्टिविटीज़,
or material and method for instruction, the organized pupil experience set by school, the complete collection of course of study। यहाँ पे जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो है सी, द organized pupil experience set by the school। C is the correct option। Question number 7, the characteristics of activity centered curriculum is student interest, training of practical work, overall development, all of above। The correct statement is option D। ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में। स्टूडेंट इंटरेस्ट भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क भी आ जाएगा और ओवरऑल डेवलपमेंट भी आ जाएगी। तो ठीक आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चंस एक साइड पे टर्म है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम, और दूसरी साइड पे है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, टीचिंग एंड लर्निंग इन होलिस्टिक वे विच रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड। ये थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम होगी, ये दूसरी साइड होना चाहिए। कोर करिकुलम और उसके ऑपोजिट साइड पे है ट्रीट लर्निंग एज एक्टिव प्रोसेस, और डी पे है सेट ऑफ कॉमन कोर्स। तो इसको हमको मैच करना है। कैसे मैच करेंगे पहले देखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, इसको हम मैच करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग इन होलिस्टिक वे विच रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड। दूसरे पे है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम और इसको हम मैच करेंगे सी से ट्रीट लर्निंग एज एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट है कोर करिकुलम, कोर करिकुलम को हम करेंगे मैच डी से सेट ऑफ कॉमन कोर्सेज। फोर्थ नंबर पे है हिडन करिकुलम, इसको हम मैच करेंगे ए से नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे जो बी सी डी है वो है बी नंबर ऑप्शन पे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी सी डी ए। Question number 9. The process of gathering, sorting, selecting and synthesizing relevant information from various sources is called curriculum planning। ठीक है, बहुत से अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें इकट्ठी करनी, उनको फिर सॉर्ट करना, सेलेक्ट करना, सिंथेसाइज करना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं करिकुलम प्लानिंग। ये प्लानिंग के अंडर आ जाएगा, जो सबसे पहला स्टेप होता है करिकुलम प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन मैच द फॉलोइंग है हमारे पास। एक साइड पे है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम इवैल्यूएशन, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम डेवलपमेंट, और दूसरी साइड पे है क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। बी पे है प्रोसेस ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ट्रांसैक्शन। सी पे है मेकिंग डिसीजन फॉर डेवलपमेंट एंड अनइम्प्लीमेंटेशन। डी पे है कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन को हम किससे मैच करेंगे? प्रोसेस ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ट्रांसैक्शन, तो इसको बी के साथ मैच करेंगे। करिकुलम इवैल्यूएशन, इसको हम इवैल्यूएशन में क्या आ जाएगी, जैसे कि सी पे लिखा हुआ है मेकिंग डिसीजन फॉर डेवलपमेंट एंड अनइम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं निकली, इम्प्लीमेंट जो पहले की थी उसको अनइम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में आती हैं। कैसे हमें ग्रोथ करनी है, कैसे डेवलपमेंट करनी है, उसके ऊपर डिसीजन लेने और किसी चीज़ को अनइम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जो सक्सेसफुल नहीं रही उसको अनइम्प्लीमेंट कर देना।
चलिए सी थर्ड नंबर पे है करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन को हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या आता है, पहले आता है करिकुलम प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आती है करिकुलम डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लानिंग में क्या किया हमने, सॉर्ट किया, ठीक है, और सॉर्ट किया था, और डिज़ाइन में हम क्लासीफाई करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। करिकुलम को कॉन्टीन्यूसली डेवलप करते रहना चाहिए, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए, डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए। सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, BCAD, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question is question 11. Who said a teacher is greater than God? महात्मा गांधी, संत कबीर, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ above। तो ये संत कबीर जी ने कहा था अ टीचर इज़ ग्रेटर देन गॉड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, संत कबीर। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नेटिव लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, और वो होती है L1। L1 इज़ द नेटिव लैंग्वेज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच अप्रोच focuses on improving language proficiency in all subjects in order to enhance students' learning and outcomes? तो इसका आंसर आ जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ऑप्शन सी, या इसको LAC भी बोल देते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को LAC भी बोल देते हैं। यहाँ पे सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये एक तरह से लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की डेफिनेशन ही है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम फोकस ऑन इम्प्रूविंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू इन्हांस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड आउटकम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन इंडिविजुअल स्पीकर हु यूजेस two or more languages or to a community of speaker where two or more than one language is common, the term refers। कोई भी स्पीकर हो जो कि एक दो से ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी कम्युनिटी के स्पीकर्स हों, ठीक है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मल्टीलिंग्विज्म। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Question number 15, which of the following is true about language acquisition? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए? एफर्टफुल, प्रोसीड relatively slow, training and instruction are required, proceed rapidly and unconsciously with adult like mastery of all aspects of language। तो यहाँ पे जो आंसर है वो डी ठीक है। जो एफर्टफुल होता है ये एफर्टलेस होता है, ठीक है, इसमें कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन बी है प्रोसीड रिलेटिवली स्लो, स्लो तो ये नहीं होता, ये बहुत फास्ट होता है। ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो A, B, C हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो ठीक स्टेटमेंट है वो है डी, प्रोसीड रैपिडली एंड अनकॉन्शियसली विद अडल्ट लाइक मास्टरी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, the use of two or more language by
इंडिविजुअल स्पीकर और कम्युनिटी ऑफ स्पीकर, सेम क्वेश्चन वैसे ही है बट थोड़ी अलग स्टेटमेंट है। इसका भी आंसर है मल्टीलैंग्वेजिज्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस आर देयर, कितनी इंडियन लैंग्वेज थी? तो आंसर है हमारा 1652, 1652 इतनी लैंग्वेजेस थी जब 1961 में इसकी चेकिंग हुई थी, तो इतनी लैंग्वेज थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following is not a official language in any state of Indian Union but rich in literature? बंगाली, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु। तो यहाँ पे ठीक आंसर है संस्कृत। संस्कृत किसी भी स्टेट की लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज या नहीं है संस्कृत। 3 और ऐसी लैंग्वेज है जो किसी की स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बट दे आर वेरी रिच इन लिटरेचर। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पे ठीक आंसर है संस्कृत। और वो बाकी 3 है, वो है कश्मीरी, नेपाली एंड सिंधी। ये चारों लैंग्वेज जो हैं किसी भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली एंड सिंधी। Question 19. Dictation does not help the learners improve their reading skill, improve their spelling, enhance their listening comprehension, increase their concentration. तो यहाँ पे ठीक आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल। जब हम डिक्टेट करवाते हैं बच्चों को तो बच्चों की इससे रीडिंग स्किल इम्प्रूव नहीं होती, स्पेलिंग इम्प्रूव होते हैं, लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं ऑब्वियसली, एंड कंसंट्रेशन में भी इंक्रीज़ होता है। बट जो चीज़ पे नहीं इफेक्ट होता वो है रीडिंग स्किल्स, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंशिएटिंग between language learning and language acquisition is grammar of language, assessment in language, textbook of language या language environment। तो यहाँ पे आंसर है language environment। Next question is the subsection of sociolinguistic which is concerned with form and use of language in different culture is called, it is called anthropological linguistic। option B is correct। very important question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The rapid moving of eyes over text with the purpose of getting only main idea and a general overview of content, this reading technique is called, it is called skimming। जब किसी चीज़ जल्दी आंखें घुमाना पेज के ऊपर और जल्दी से मेन आइडिया उसका ले लेना, जैसे कि हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं जल्दी बिल्कुल 5-10 मिनट पहले हम जल्दी पेज पलटते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम स्किमिंग करते हैं, जस्ट मेन आइडिया लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग।
देखिए मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है यूपिमिज्म, प्रीसुपिशन, इम्प्लिकेटिव, लैंग्वेज पावर। अदर साइड पे है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, inoffensive expression, fear and uncontroversial suggestion in utterance। तो इसको मैच करना है। तो फर्स्ट को मैच करेंगे बी से इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन, दूसरे को मैच करेंगे हम सी से फियर एंड अनकॉन्ट्रोवर्शियल, थर्ड को हम मैच करेंगे डी से सजेशन इन अटरेंस, और लैंग्वेज पावर को मैच करेंगे हम एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। विच टाइप ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स नॉलेज इज़ नॉट बिल्ट। कौन सी टाइप है क्लासरूम डिस्कोर्स की जिसमें नॉलेज बिल्ट नहीं होती। डिस्पुटेशन टॉक, कम्युलेटिव टॉक, एक्सप्लेटरी टॉक, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डिस्पुटेशन टॉक। इसमें नॉलेज बिल्ट नहीं होती। जो ऑप्शन बी है और सी है कम्युलेटिव टॉक है, एक्सप्लेटिव टॉक है, इसमें नॉलेज की डेवलपमेंट होती है, नॉलेज बिल्डअप होती है। बट डिस्पुटेशन टॉक में नॉलेज की ग्रोथ या नॉलेज की डेवलपमेंट नहीं होती। तो ठीक आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25। मैच द फॉलोइंग। एक साइड पे है डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, लिटरेचर, CBI। दूसरी साइड पे है बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंटेरोगेशन, प्रोवाइड सेकंड लैंग्वेज लर्नर इंस्ट्रक्शन इन कंटेंट, और डी पे है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग। तो इसको मैच करना है। डिस्कशन को हम मैच करेंगे बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके सामने वाली है ए। क्वेश्चनिंग इंटेरोगेशन, इस क्वेश्चनिंग का अदर मीनिंग ही इंटेरोगेशन होता है, तो इसको बी के साथ मैच कर देंगे। लिटरेचर को डी के साथ मैच करेंगे कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग, और CBI को हम मैच करेंगे सी से प्रोवाइड सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स इंस्ट्रक्शन इन कंटेंट। तो यहाँ पे जो ठीक ऑप्शन है वो है ए बी डी सी। क्वेश्चन नंबर 26। डैश इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड इंटरप्रेट रिटन टेस्ट एट अ ग्रेड एप्रोप्रिएट लेवल। तो इसका आंसर है रीडिंग। रीडिंग एक एबिलिटी है। रीडिंग इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड इंटरप्रेट द रिटन टेस्ट एट द ग्रेड एप्रोप्रिएट लेवल्स। तो जो सही आंसर है वो है रीडिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेस इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़ इन शॉर्ट लाइन्स यूजिंग वर्ड्स। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक एक वर्ड को ध्यान से देखना। जो एक्सप्रेस करें इमोशन, एक्सपीरियंस, आइडियाज़ इन शॉर्ट लाइन्स। शॉर्ट लाइन पे आप थोड़ा ध्यान देना, शॉर्ट लाइन यूजिंग वर्ड। तो इसका क्या आ जाएगा पोइम। ठीक है, पोइम इसका ठीक आंसर है। अगर शॉर्ट लाइंस ना दी होती तो मे बी इसका आंसर कुछ और हो सकता था। तो एक एक क्वेश्चन की एक एक वर्ड पे ध्यान देना। अ पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेस इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़ इन शॉर्ट लाइन यूजिंग वर्ड, इट इज़ कॉल्ड पोइम।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पोइट्री। पोइट्री के बारे में ये कौन सी ठीक बात नहीं है। पोइट्री इज़ एन आर्ट, ये तो बिल्कुल सही है, पोइट्री एक आर्ट है। पोइट्री इज़ मेड अप ऑफ पोइम्स, ये भी ठीक है, जो पोइट्री है पोइम से ही बनती है। पोइट्री इज़ द यूज ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज टू इवोक राइटर्स फीलिंग, ये स्टेटमेंट भी ठीक है पोइट्री के लिए। पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, अभी ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट पोएम के लिए ठीक है। पोएम इज़ अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, और जो पोइट्री है, पोइट्री एक आर्ट है, पोइट्री इज़ एन आर्ट। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट ठीक है, मीन्स नॉट ट्रू फॉर पोइट्री। जो ऑप्शन डी है दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप या टाइप्स ऑफ रीडिंग। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग या ऑल ऑफ अबव। यस, ये तीनों टाइप्स हैं रीडिंग की। एक और टाइप है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, SQ3R मीन्स, इसका क्या मीनिंग है। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि सिमिलर वर्ड्स दिए होते हैं, पर यहाँ पे जो आपने ठीक स्टेटमेंट देखनी है वो है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। जो इसका SQ3R का मतलब है, S का मतलब है स्टैंड, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, 3R स्टैंड फॉर रीड, रिकॉल, रिव्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, डैश रीडिंग इज रीडिंग विदाउट प्रोनाउंसिंग वर्ड एंड फॉर वन सेल्फ। कुछ भी प्रोनाउंस नहीं करना, कुछ भी बोलना नहीं है, और सिर्फ अपने आप के लिए रीडिंग होती है। कौन सी रीडिंग होती है। लाउड रीडिंग होती है, साइलेंट रीडिंग, रेफरेंस रीडिंग या सर्वे रीडिंग। तो जो ऑप्शन सी और डी है ये तो गलत ही है, ये रीडिंग के अंडर आता ही नहीं, ना रेफरेंस ना सर्वे। लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग होती है, और इसमें बहुत क्लियर है ये होगी साइलेंट रीडिंग, क्योंकि लिखा है विदाउट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, तो साइलेंट रीडिंग होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 32, क्रेडिट रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, ये किसके अंडर आ जाती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट, नरेटिव रिपोर्ट। तो ये जो क्रेडिट रिपोर्ट हो गई, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई या फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अ शॉर्ट पीस ऑफ टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट बुक। ठीक है, एक छोटा पीस है जो कि बुक के बारे में डिस्क्राइब करता है। एम ऑफ ऑथर इन अ रिटन बुक इज़ कॉल्ड, और ऑथर के एम के बारे में बताता है जो बुक में लिखा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं। रिव्यू, बुक रिव्यू। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दो टर्म सिमिलर है, एक रिव्यू है अकेला और एक बुक रिव्यू है, रिपोर्ट है, नरेटिव रिपोर्ट है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बुक रिव्यू, क्योंकि बहुत क्लियर है स्टेटमेंट से। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो कि बुक के बारे में बताती है, डिस्क्राइबिंग अबाउट बुक, और एम ऑफ ऑथर के बारे में बताती है, दैट इज़ कॉल्ड बुक रिव्यू। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जर्नल्स ऑफन कन्फ्यूज विद डायरीज। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, जर्नल और डायरीज में। टेक्निकली अ डायरी इज़ अ टाइप ऑफ जर्नल, बट अ जर्नल इज़ एनी रिटन लॉग। अभी आपको बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो, स्ट्रांगली एग्री हो, डिसएग्री हो या स्ट्रांगली डिसएग्री हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर आएगा स्ट्रांगली एग्री। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड AIDA मॉडल। इसको एक्सपेंड करना है कि ए किससे स्टैंड करता है। ए स्टैंड फॉर अटेंशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, डी स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड ए स्टैंड फॉर एक्शन। AIDA मॉडल को अगर एक्सपेंड करेंगे तो आएगा अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन मॉडल। तो जो सही यहाँ पे ऑप्शन है वो है सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और किसी और सब्जेक्ट के ऊपर जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर ये MCQs चाहिए। और लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप कनेक्टिंग, कीप लर्निंग।